सर पर गांधी टोपी, बदन पर खादी, लेकिन इरादे बहुत ही मजबूत और अटल है। कुछ करना है। शुरुआती दौर से कुछ करने की ठानी, भ्रष्टाचार को खत्म करने की ठानी और इरादा पक्का था, मजबूत था, तभी सब कुछ संभव और मुमकिन हो पाया। गांधी जी के नक्शे कदम पर चलने वाले नन अदर देन अन्ना जी, अन्ना हजारे से हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम। धन्यवाद। अन्ना जी, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की आपने पहल की और इसे संभव और मुमकिन भी आपने बनाया। गांधी जी के असूलों को आपने अपने अंदर बसाया और उन्हीं के नक्शे कदम पर आप चले। इस गांव का विकास बहुत बेहतर तरीके से किया। ना सिर्फ इस गांव का विकास हुआ, इसके अलावा आपने और भी 85 गांवों का विकास किया है। आज जब आप देखते हैं खुद को, कितना मुतमईन और सेटिस्फाइड आप महसूस करते हैं? दो बातें समाज और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी एक है डेवलपमेंट, विकास, जी, और विकास में भी ग्राम विकास। बहुत ज़रूरी। जो महात्मा गांधी कहते थे, देश को बदलना है, अगर देश बदलना है तो पहले गांव बदलना होगा। जी जब तक गांव नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा। तो इसलिए जो यहाँ हम लोग ग्राम विकास का काम शुरू किया, जी एक उजड़ा हुआ गांव, 80% लोग भूखे सोते हैं, जी 6-6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने के लिए जाते हैं, जी हाथ के लिए काम नहीं, पेट के लिए रोटी नहीं। 40 शराब की भट्टी चल रही थी गांव में। जी ऐसी स्थिति में जा रहा गांव आज 11 साल में 9 लाख लोग आ गए स्टडी करने के लिए गांव को। जी, वो दिख रहा है। जिस गांव में 40 शराब की भट्टी थी, जी तो एक तरफ है डेवलपमेंट, विकास, और दूसरी तरफ है जो विकास में भ्रष्टाचार का पर्कुलेशन लगा है, उसको रोकना। बहुत ज़रूरी है वो। अगर ये दोनों काम नहीं हुआ तो देश के लिए उज्जवल भविष्य नहीं। कभी कहीं ना कहीं जज्बात को ठेस पहुंची जब आपके अपने लोग आपको नहीं समझ पाए। शुरुआत में आपके साथ थे, बाद में हट गए। वो जो उन्होंने सोचा था विकास करेंगे, लोगों के लिए कुछ करेंगे, लोगों के वोट्स भी ले लिए, हाँ, लोगों के जज्बातों को अपना समझ लिया पहले, लेकिन बाद में नहीं कर पाए वो। आप उनसे खफा है क्या? मैं किसी से खपा नहीं होता, जी क्योंकि मैं अपने जीवन में जो ये काम शुरू किया था, आज कर रहा है, और शरीर में प्राण है तब तक मैं करते रहूँगा। कौन क्या कहता है, कौन बोलता है, क्या बोलता है, बुराई हो करता है, निंदा करता है, कोई फील नहीं होता, जी क्योंकि ध्येय निश्चित हो गया। जी, इरादा मजबूत है, इरादा अटल। इसलिए मैं हमेशा कार्यकर्ता को बताता हूँ, इरादा पक्का करो, चलते रहो। जो लोग इरादा पक्का करते हैं वो मृत्यु को हासिल करते हैं। बिल्कुल, और आपने मृत्यु को बहुत नज़दीक से, करीब से देखा। 1965 की बात है, तब बॉर्डर पे आप तैनात थे, तो वहाँ सब मर गए, लेकिन आप जीवित रहे। क्या उसके बाद ही आपने ये सोचा कि नहीं, अभी मुझे लोगों के हित के लिए कुछ करना है, या उसके बाद? हुआ क्या, एक तो मेरे जीवन में एक प्रश्न खड़ा हो गया था जब मैं सेना में गया जी और 25 साल की उम्र थी। एक प्रश्न हमेशा मेरे जीवन में खड़ा हो गया, जी अरे क्या चक्कर है दुनिया का, ये सब लोग दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, रेल के लिए टिकट नहीं, बस के लिए टिकट नहीं, हवाई जहाज़ के लिए टिकट नहीं, सवेरे 4 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे तक भाग दौड़ में लगे हैं, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, स्मशान भूमि में जाने तक कोई भी रुकता नहीं। जी तो मैं सोचते बैठा, क्या चक्कर है दुनिया का, जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं,
और जाता भी कुछ लेकर जाता नहीं, लेकिन उम्र भर मेरा 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 मेरा, हाथ में कुछ नहीं। कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं, मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे प्रवृत्ति बढ़ रही है जी। तो इसलिए मैंने एक जो ध्येय निश्चित किया था जब सेना में था जी और एक दिन मैं सोचा कि आत्महत्या करना, जी तो स्वामी विवेकानंद की एक किताब हाथ में आई, पढ़ना शुरू कर दिया, जीवन समझ में आ गया। हर एक इंसान को भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, वो सेवा करने के लिए दिया, सेवा। जी ये मुझे समझ में आ गया, सेवा। और ये जब मुझे समझ में आ गया कि सेवा के लिए जीवन है, तो उम्र के 25 साल में मैंने तय किया कि सेवा करना है। मेरे गांव की सेवा, मेरे समाज की सेवा, मेरे देश की सेवा। तो सेवा का निश्चय करके मैं ये काम शुरू किया। और 1965 में जी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, खेमकरन के सीमा पर जी, जहां आप थे तैनात। और मेरे गाड़ी पर 25-30 गोली लग गई, एयर अटैक। यहाँ एक टुकड़ा लग गया, ओह जी, निशान है। मेरे सब साथी शहीद हो गए और मैं बच गया। विवेकानंद जी से मुझे समझ में आ गया था मेरा जीवन, कि जीवन सेवा के लिए है। उसी टाइम खेमकरन के सीमा पर मेरा निश्चय हो गया, जो मेरे साथी शहीद हो गए हैं, मैं भी शहीद हुआ हूँ, अभी है मेरा पुनर्जन्म है। ये पुनर्जन्म मेरा गांव, समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण। आप बहुत कुछ कर रहे हैं, देश में करप्शन जो है उसका वजूद ही ना रहे, भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो, इसके लिए आप अनशन पे बैठते हैं, 12-12, 13-13 दिन का अनशन। इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ा, तिहाड़ जेल में आप रहे, 7 दिन रहे, जबकि बेल भी हुई थी, बावजूद उसके आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं मैं यहाँ रहूँगा, वहाँ पे भी आप अनशन पे बैठे। क्या है, मेरी ऐसी धारणा है, समाज और देश के विकास के लिए जेल में जाना ये हमारा अलंकार होता है। ये सिर्फ सोना चांदी अलंकार नहीं, जेल में जाना समाज और देश के लिए ये अलंकार है, ऐसे मैं मानता हूँ। और इसलिए जेल में जाना मुझे कुछ नहीं लगता जी। और अभी तो बहुत आसान हो गया जेल में भी। अच्छा, सवेरे नाश्ता, 2 टाइम का खाना जेल में मिलता है, तो देश के भले के लिए जेल में जाना क्या दिक्कत है। कई लोग डरते हैं फिर अगर वो जेल में जाने के लिए डरे तो कैसे होगा लड़ाई, कैसे होगी समाज की भलाई, देश की भलाई। अरे समाज और देश की भलाई करना ना, तो जेल में जाने की तैयारी रखना चाहिए, मैंने रखी हो। आपकी जो मजबूती है वो आपके लोग हैं जो हमेशा आपके समर्थन में रहे, आपका समर्थन उन्होंने किया, आपका हमेशा साथ दिया। और ऐसे कई सारे लोग जो सियासतदान भी है, वो शुरुआत में आपके साथी तो बने, बाद में उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। कई सारी दिल में रंजिशें होंगी उनके लिए, शुरुआत में तो काफ़ी कुछ कह रहे थे, गरीबों के हित के लिए करेंगे, हाँ देश को मजबूत बनाएंगे, भ्रष्टाचार को हम भी ख़त्म करेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन बाद में ऐसा उन्होंने नहीं किया। आपने कई सारे ख़त लिखे, आपके ख़त का जवाब नहीं मिला। आप शायद इशारा समझ गए होंगे मैं किन की तरफ कर रही हूँ। भगवान ने एक बात अच्छी बनाई है, आपके दिल में क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता, और मेरे दिल में क्या है वो आपको समझ में नहीं आता जी। ये बहुत अच्छी बात बनाई। अगर एक दूसरे के दिल में क्या है एक दूसरे को समझ लेता तो फिर सब गड़बड़ हो जाना था जी। ऐसे मेरे साथ में कई युवक थे, अभी मुझे क्या पता है कि ये लोग धोखाधड़ी करेंगे, मैं तो विश्वास डाला। और उसमें उन्होंने कहा कि नहीं हम किसी पक्ष पार्टी में नहीं जाएंगे, हाँ हम तो सेवा करना समाज की, देश की। मैंने विश्वास किया और आगे चलकर वो कोई मुख्यमंत्री बन गया,
कोई गवर्नर बन गया, कोई मंत्री बन गया। वो तो उनके दिल में क्या है मुझे क्या पता है जी। मुझे कोई पता नहीं था। जी। लेकिन अभी मैंने एक रूल किया, जी। अभी हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं ना, नए कार्यकर्ते जो जुड़ रहे नवयुवक, जी। उनको अभी मैं कह रहा हूँ 100 रुपये के बाउंस स्टैम्प पर लिख कर दे दो, हाँ। मैं देश की सेवा करूँगा, समाज की सेवा करूँगा, मैं किसी पक्ष और पार्टी में नहीं जाऊँगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ाऊँगा, एफिडेविट करके दे दो। अभी 3,500 एफिडेविट आ गए। जी। अभी कोई भी राजनीति में नहीं जाएगा, अभी किनारा मंत्री कर रहा नहीं है बनेगा। जी। ऐसा अभी नया रूल हम लोग बनाए और अभी एफिडेविट का आने लगा है। जी। और देश को मजबूत बनाने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो आप कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है किन किन चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में लाना बहुत ज़रूरी है जो राजनेताओं को भी मानना चाहिए? मैं इस पर विश्वास करता हूँ। एक तो युवा शक्ति हमारी राष्ट्र शक्ति है। ये युवा शक्ति अगर जाग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं, समाज और देश का। मैं एक युवक था ना, 25 साल का, कुछ नहीं मेरे पास, फिर भी कुछ कर सकता है। तो युवकों ने अगर दिल में लाया कि मेरे समाज के लिए और देश के लिए मुझे कुछ करना है तो कर सकते हैं युवा। लेकिन उन्होंने पत्थर संभालना जरूरी है, आचार शुद्ध होना, उनके शब्दों में वेट जब तक नहीं आएगा तब तक समाज में प्रभाव नहीं होगा। वेट किस तरह का वेट शब्दों में आप कह रहे हो? अगर हमें ये बदलना है तो आचार शुद्ध होना चाहिए कार्यकर्ताओं के, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में कोई दाग ना हो बुराई का। जी। जीवन में त्याग होना चाहिए, त्याग। ये भूमि है ना हमें, जी। भारत के भूमि ऋषि मुनि से हमें कहते आई, भला करना है गांव का, समाज का, देश का, तो त्याग करना पड़ेगा। खेती में दाना से भरा भुट्टा नजर आता है ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, दाना से भरा भुट्टा नजर आता है, लेकिन एक दाना को पहले त्याग करना पड़ता है। एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता है तब भुट्टा नजर आता है। जी। पहले एक दाना जमीन में नहीं गया तो भुट्टा कैसे नजर आएंगे? बिल्कुल सही। आज हम देख रहे हैं आज़ादी का भुट्टा, हम देख रहे हैं, अरे लाखों दाने जमीन में चले गए, इसलिए आज़ादी का भुट्टा नजर आ रहा है। जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि त्याग है, बहुत ज़रूरी है त्याग। आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान पीने की शक्ति होना, इंसल्ट। अभी देखो मैं काम कर रहा हूँ, ये गांव आज दिखाई दे रहा है। शुरू शुरू में गांव वालों ने विरोध किया, बहुत किया। माँ के ऊपर गाली, बहन के ऊपर गाली, तुम्हारी मर्डर कर देंगे, तुम्हारा खून कर देंगे, इधर से चले जाओ, पीते 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 आज 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल के बूढ़े तक शब्द खाली नहीं जाने देते। जी। लेकिन पीना पड़ा ना। तो कार्यकर्ताओं को ये देखना है कि अगर भलाई करना है हम देश के लिए, समाज के लिए, तो ये 5 बातें जीवन में होना बहुत जरूरी है और सच्चाई के मार्ग से चलते रहना चाहिए। अगर आपके थोड़ा शुरुआती दौर में चले जाएं, आपका बचपन भी बहुत गरीबी में गुजरा, बहुत ही गरीबी में। इनफैक्ट शायद ये सच है कि आप दादर में फूल बेचा करते थे, 7वीं तक आपने पढ़ाई की, उसके बाद छोड़ दी, 40 रुपए मिलता था। कैसा तजुर्बा था वो, क्या क्या जहन में आता था तब? नहीं, उस टाइम पर क्या है, एक तो गांव में
ये घर की स्थिति गरीब थी और मामा मुझे पढ़ाई के लिए लेकर गए थे। तो जब 40 रुपया मुझे महीना में मिलता था, तो उस टाइम पर 40 रुपया काफ़ी मायने रखता था। और उस टाइम पर एक था ना कि घर में जो गरीबी थी, वो गरीबी मेरे आँख के सामने थी। जी। इसलिए मैं वो ध्यान को रखते हुए मैं करते गया। करते 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 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया। जी, इंडो चाइना वॉर। चाइना वार हो गया और जवानों के लिए एक आह्वान आ गया, स्थल सेना, वायु सेना, जल सेना में युवकों की ज़रूरत है। मेरे माँ ने मेरे ऊपर जो अच्छे संस्कार किए। क्या बात। घर की गरीबी थी, लेकिन माँ ने मेरे ऊपर बहुत अच्छे संस्कार किए बचपन से। किसी का बुरा नहीं करना, झूठ कभी बोलना नहीं, चोरी करना नहीं। तुझे अगर अच्छा करना है, अच्छा नहीं कर सका तो किसी के बुरा नहीं करना। जी। ये माँ के जो संस्कार थे सब आप में आ गए। तो मेरे दिमाग पर वो असर था माँ के संस्कार के। इसलिए जब ये जवानों को आह्वान आ गया कि देश के लिए ऐसे युवकों की ज़रूरत है, तो वो मेरे माँ ने जो संस्कार किए थे, इसलिए मेरा माइंड ज़रा सोशल बन गया था। तो मैंने सोचा देश के लिए जाना पड़ेगा, तो मैं गया। जी। तो ये संस्कार का प्रभाव कितना होता है, बहुत ज़रूरी है, ख़ुसूसी तौर पर माँ का। और दूसरी बड़ी बात ये है कि कश्मीर का जो मुद्दा है, जो सालों से चल रहा है, कोई हल नहीं मिल रहा है उसका। एक बार आपने ही कहा, यू हैव सेड, कि अगर मुझे मौका मिले या मुझे कहा जाए, मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दूंगा और मैं उस जंग में शामिल हो जाऊंगा, क्योंकि कश्मीर हमारे देश का अटूट अंग है। बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं आप उस बारे में? इसमें ऐसा है, मैं पाकिस्तान में, अब जम्मू कश्मीर में रहा है। जी, आपकी ट्रांसफ़र थी जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में। हाँ, श्रीनगर से आगे मैं 2.5 साल रहा, बारामूला के पास। जी। तो कश्मीर में मैं काफ़ी घुमा है। कश्मीर के लोग बड़े अच्छे लोग हैं, उनके दिल में बहुत अच्छी भावना है जो कश्मीर में रहते हैं। तो 2.5 साल में मैं देखा, अभी जो पाकिस्तान कश्मीर की तरफ देखता है, और मैं तो फौज में रहा है। जी। ये तो पाकिस्तान का निशान भी है। जी, माथे पे। इसलिए मैंने कहा, अभी मेरी उम्र हो गई 80 साल। जी। और अगर फिर से अगर वास्तव में भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ाई करना ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं। दोनों के लिए भी लड़ाई करना ठीक नहीं है। जी। क्योंकि दोनों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। जी। लड़ाई में बर्बादी होगी, तो लड़ाई नहीं करना चाहिए। आपस में चर्चा से प्रश्न छुड़ाना चाहिए। जी। अगर पाकिस्तान नहीं मानता है और वो चाहता है लड़ाई, तो 80 साल की उम्र से, मेरी उम्र है 80 साल, फिर से एक बार मैं बॉर्डर पर जाऊंगा लड़ने के लिए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और अब ये सवाल मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी, बहुत सालों से भ्रष्टाचार को, करप्शन मुक्त जो देश है वो आप बनाना चाहते हैं। नामो निशान नहीं रहे करप्शन का। एंटी करप्शन की मुहिम आपने छेड़ी है, 80 साल की उम्र में इसे जारी रखा हुआ है। अपने साथ कई सारे लोगों को इस मुहिम में आपने एकजुट किया हुआ है, जो आपका साथ भी दे रहे हैं। बावजूद इसके आज भी हमारे देश की, हमारे मुल्क की स्थिति ये है कि बाहर कंट्रीज़ में इसे ये कहा जाता है कि करप्शन में तो बहुत आगे है, फिर भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। कुछ उपाय हैं आपके जहन में, क्या किया जाए? लोग एकजुट तो हो रहे हैं, फिर भी इरादा नहीं बदल पा रहे हैं सोच को। ये मुझे बहुत फील होता है। जी। अभी अभी एक रिपोर्ट आया
फोर्थ कम संस्था, जी ये संस्था का रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट में कहा गया कि आशिया में, पूरे आशिया में भारत भ्रष्टाचार में पहले क्रमांक पर है। बिल्कुल सही। तो ये हमारी बदनामी होती है, देश की बदनामी, मतलब हमारी बदनामी है। बहुत फील होता है, लेकिन हमारे राज्यकर्ता को फील ही नहीं होता। तो एक हाथ से ताली नहीं बजेगा, दोनों हाथ से, दोनों हाथ, सरकार और जनता दोनों में हाथ पे हाथ मिलाकर आगे गए तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए समय नहीं लगेगा। बिल्कुल। लेकिन सरकार के दिमाग में नहीं है। हाँ, ये दिमाग में नहीं सरकार के, कि अभी एक लोकपाल इतना बड़ा आंदोलन हो गया, पूरा देश रास्ते पर उतर गया। जी पहले कांग्रेस वाले थे, जी उन्होंने उसको कमज़ोर कर दिया, जी लोकपाल, लोकायुक्त। जी फिर ये नरेंद्र मोदी सरकार आ गई, जी 3 साल हो गए, मैं बात नहीं करता था, मैं बोला अभी नया नया सरकार है। अभी अभी लोकपाल, लोकायुक्त, ये मोदी सरकार ने भी पंत प्रधान विशेषाधिकार के नीचे बिल लाया संसद में जी और वो कानून बनाया। 3 दिन में 27 नवंबर को लोकसभा 1 दिन में पास, जी 28 नवंबर राज्यसभा 1 दिन में पास, जी 29 तारीख को राष्ट्रपति के पास साइन के लिए भेजा, 1 दिन में 3 दिन में कमज़ोर करने वाला कानून बनाया। कहा जी। कैसे कैसे होगा? आप बिल्कुल नाखुश है मोदी सरकार से। काफी सारे सवाल आते हैं आपके जहन में जो मोदी सरकार से पूछना चाहेंगे। अभी ये सरकार जो है शुरू में सत्ता में आने से पहले बोली थी कि हम सत्ता में आते तो भ्रष्टाचार मुक्त खत्म भारत करेंगे। निर्माण करेंगे और विदेश का काला धन 30 दिन के अंदर लाएंगे और हर एक आदमी के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे। जी अरे 15 लाख रुपए छोड़ो, 15 रुपए भी जमा नहीं हुए। लोग भी बहुत गुस्सा है शायद इसी कारण। पूरे देश के अखबार करोड़ों रुपया खर्चा किया और अखबारों में इतने बड़े एडवर्टाइजिंग, जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, जनता ने संकल्प करना है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और इधर लोकपाल लोकायुक्त को कमज़ोर कर रही है। जी जो भ्रष्टाचार को मिटाने वाला कानून है उसको कमज़ोर कर रहे हैं जी और दूसरी तरफ बोलते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना। कैसे हो? संभव नहीं है तो ऐसे। ये इच्छा शक्ति का अभाव है, जी नीति ठीक नहीं है। देखो ना 3 साल में भ्रष्टाचार कहाँ कम हो गया? कांग्रेस वाले को भ्रष्टाचार इनका क्या कम हो गया? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। आज भी महंगाई कहाँ कम हो गई? ये लोग जो चुनाव लड़े थे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो जनता ने वोटिंग किया था और आज उसकी स्थिति क्या है? भ्रष्टाचार तो कम नहीं हुआ। एक सवाल मोदी सरकार से जो आप करना चाहेंगे जाते जाते। एक सवाल इतना रहेगा, 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल इस देश में लाखों लोगों ने कुर्बानी की। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने कुर्बानी दी आज़ादी के लिए, और उस देश में भ्रष्टाचार कम नहीं होता, बढ़ते जाता है। उनको याद रखेंगे नहीं रखेंगे जिन्होंने कुर्बानी दी? क्या सिर्फ सत्ता पैसा में जाएगा जीवन? और कुर्बानी की याद रखने हैं। जी बहुत ज़रूरी है। मैंने रखी है, इसलिए मैं पूछना चाहूँगा कि इसको याद रखेंगे नहीं रखेंगे कि जिन्होंने कुर्बानी दी देश के लिए, क्या इसलिए दी? ये मैं पूछना चाहता है, मेरा सवाल होगा जी। क्योंकि मैंने उनको याद रखा है, जिन्होंने कुर्बानी दी उनको मैं याद रखा है, जिन्होंने देश के लिए जान दी, देश को आज़ाद करवाया। तो मेरे हृदय के साथ उनको जोड़ा है।
इसलिए मृत्यु को हथेली पर लेकर मैं चल रहा हूँ। मुझे मृत्यु का भय नहीं है। हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय अपना गांव, समाज और देश के भलाई के लिए मृत्यु आ गया, ये मेरा सौभाग्य होगा, ये मेरा सौभाग्य होगा, ऐसे मेरी धारणा है। ये इनको लगता है नहीं। आई विश आपके जो विचार है, जो भी पाक विचार है, जो भी पवित्र विचार है, इसी विचार को अपने जहनों में रखकर आज की सरकार या अवाम जो है वो उसको अपने आप में लाए, अमल में लाए, ताकि हमारा देश जो है वो भ्रष्टाचार से, करप्शन से बिल्कुल मुक्त हो जाए। आगे वाली पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी, उनका मुस्तकबिल भी संवर जाए, वो भी फ़ख्र से कहें कि हम भारत देश के वासी हैं। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आ गया होगा। अगले प्रोग्राम में एक और ख़ास मुलाकात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।